को देश को बताना होगा कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं या कहीं आपको लगता है कि डेवलपमेंट के अंदर जो नॉर्म्स हैं उनका भी कहीं इसमें हनन है कि नहीं? जो डेवलपमेंट में जो नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स का हनन होने की संभावना है, क्योंकि जो भी आउटसोर्सिंग के व्यक्ति हैं उनसे आप गुणवत्ता की 100% गारंटी लेने के लिए किस तरीके का उन पे जो है आप बैरियर लगाएंगे, वो बैरियर अभी तक कोई डिसाइड नहीं है। हमारे विभाग के जो मुखिया हैं, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, सबसे पहले मैंने उनको एक पत्र लिख के इस व्यवस्था के बारे में सूचित किया है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे प्रमुख सचिव जी इसका संज्ञान लेंगे। कहते हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं होता। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एक ऐसे सरकारी ऑफिसर मौजूद हैं जो कि अपनी वर्तमान व्यवस्था के किसी रूप से या स्वरूप से नाराज हैं। हम उनकी नाराजगी की वजह और ख़ास तौर से क्या उनको शिकायत है, पूरा मैटर क्या है, उन्हीं से जानना चाहते हैं। हमारे साथ ज्ञान प्रकाश द्विवेदी जी मौजूद हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या हैं, किस पद पर है और उनकी शिकायत क्या है। जी, मैं ज्ञान प्रकाश द्विवेदी, जूनियर इंजीनियर, विकास प्राधिकरण डिप्लोमा इंजीनियर संघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और प्रदेश में कतिपय विकास प्राधिकरणों में सेवानिवृत्त अभियंताओं को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किया जा रहा है, उन्हें कार्यभार दिया जा रहा है। अच्छी बात है, कार्यभार उनको दिया जाए, उनसे कार्य लिया जाए, लेकिन उनको स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य दिया जा रहा है, जिससे हमारे जो रेगुलर सेवारत अभियंता हैं उनको पद के अनुरूप कार्यों का आवंटन नहीं हो पा रहा है और उनसे कई जगह तो ऑपरेटर और सुपरवाइजर सर्वेयर के रूप में कार्य भी लिया जा रहा है, जिससे हमारे कैडर की गरिमा प्रभावित हो रही है। और साथ ही ये जो सेवानिवृत्त आउटसोर्सिंग के एम्प्लॉई आए हैं, इन लोगों को डायरेक्ट वित्तीय प्रभार दिया जाना, वित्तीय दायित्व डायरेक्ट दिया जाना व्यवस्था के विपरीत है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ई ऑफिस प्रणाली प्रारंभ की गई है, जिसमें सभी के डिजिटल सिग्नेचर लखनऊ से बनकर आते हैं और उसी डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू सारी पत्रावलियां ऑनलाइन फॉरवर्ड की जाती हैं। जैसे कि अवर ज्ञान प्रकाश जी, में एक सवाल मैंने जो आपसे कहलवाया वो आपसे मैंने इसीलिए पूछा कि आप बेहतर ढंग से बता सकते हैं कि एक्चुअली पूरा मैटर क्या है। हाँ, इसमें दो बातें सामने आई। एक तो ये आया कि जो संविदा पे या आउटसोर्सिंग कर रहे हैं उससे एक बेटर बात यह है कि जो लोग रिटायर हो गए उनको रोजगार मिले, लेकिन जो नए न्यू कमर्स हैं, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, वो आज तलाश में है नौकरी के, और जो लोग ऑलरेडी अपनी सेवाएं कर चुके हैं उनको दोबारा मिल रहा है। एक आपकी हो सकता है ये शिकायत हो, लेकिन आपने जो दूसरा पॉइंट उठा रहे थे उसमें कहीं कोई सुरक्षा के मानकों से तो समझौता नहीं हो रहा? नहीं, देखिए, उसमें सुरक्षा के मानकों के साथ साथ गुणवत्ता के मानकों पर भी उसका जो है विपरीत प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। और जो उत्तर प्रदेश शासन की ई प्रणाली है, ई ऑफिस जारी करने का है, उस पर यह मामला जो है दोहरी प्रणाली प्रारंभ कर देगा, क्योंकि 60 वर्ष से अधिक उम्र हो जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिजिटल सिग्नेचर जारी नहीं किए जाते हैं। उनके नियम में ऐसा नहीं है कि 60 साल की उम्र के उपरांत डिजिटल सिग्नेचर जारी किया जाए। ऐसे में उनसे ई ऑफिस पर आप किसी भी पत्रावली का मूवमेंट किसी भी तरह से नहीं करा सकते हैं। मेरी सिर्फ इतनी थी कि जो भी एक री एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, अच्छी बात है, उनके अनुभवों का हम लाभ ले रहे हैं, लेकिन उसको एज अ सलाहकार के रूप में हमारे साथ नियुक्त किया जाए और हमारे डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू उनको सलाहकार, उनकी टिप्पणियों को सलाहकार के रूप में दर्ज करते हुए फॉरवर्ड कराया जाए, तो एक ये उचित व्यवस्था समझ में आती है। अन्यथा दोहरी पत्रावली प्रणाली प्रारंभ हो जाएगी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की मानसिकता के विपरीत है। सर, आपने कहा कि ये उनको इंडिपेंडेंट कर लिया, उनको ऑटोनोमस रूप से स्वीकार कर लिया गया, ऐसा आपके मुताबिक लग रहा है। अकाउंटेबिलिटी कहीं इस पे प्रभावित होगी, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं
वो दोबारा से अगर वित्तीय लेन देन में या वित्तीय जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें आएंगे, कहीं कोई चीज़ ऐसी आती है जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी बनती है, क्या आपको लगता है कि उनसे फिर रिकवरी की जा सकती है या उनसे जवाबदेही की जा सकती है? एक सवाल। दूसरा, जो लोग नौकरी में हैं उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी भी है, उनका आप कॉलर भी पकड़ सकते हो या उनसे आप कहीं ना कहीं वसूली भी कर सकते हो, क्या इसमें वसूली का प्रोविज़न रहेगा? ये 2-3 सवाल एक साथ हैं, लेकिन मेन बात वही है कि क्या जो मानक हैं उसमें सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं? नहीं, मानकों का ध्यान रखा जाना अलग चीज़ है, लेकिन आप उन मानकों के ध्यान रखने में उस सुरक्षा के मानकों के दायित्व का निर्धारण आप एक आउटसोर्सिंग के कर्मचारी से कैसे आप ले सकते हैं? ये तो जो सरकारी कर्मचारी हैं वो तो प्रतिबद्ध होते हैं, उनसे ही तो आप मानकों के अनुरूप कार्य लेने की और कार्य करने की गारंटी कर सकते हैं। उनसे अगर किसी भी तरह की रिकवरी हो तो आप उनसे ले सकते हैं, लेकिन ये आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों से आप इस तरह की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यदि गुणवत्ता में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन होता है या कोई गुणवत्ता में नुकसान होता है तो उसका दायित्व निर्धारण कैसे किया जाएगा? यानी आपको लगता है कि एक पैरेलल व्यवस्था चल जाएगी? अभी आप अगर अपनी सीट के जिम्मेदार हैं तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी भी रखेंगे, लेकिन अगर आपके पैरेलल ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी तो आपका मानना ये है कि वो फिर एक समानांतर व्यवस्था चलेगी जिसकी शायद कोई जिसे कहते हैं पूंछ पकड़ने वाला सिस्टम शायद नहीं बचेगा, ऐसा आपका मानना है? जी जी। इसको कैसे, क्या आपका सुझाव कुछ होगा इसमें? मेरा सुझाव सिर्फ ये है कि अगर इनको भी जितने भी आउटसोर्सिंग के लोगों को रखा जा रहा है उनसे आप जो भी तकनीकी चीज़ें ले रहे हैं वो एक जो सेवारत अभियंता या सेवारत कर्मचारी है उसके साथ संबद्ध होके वो उनके सलाहकार के रूप में उनकी टिप्पणियों को प्राप्त कर और उसको फाइनली सेवारत कर्मचारी के सिग्नेचर से ही उसको आगे फॉरवर्ड किया जाए। सर, ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी इस व्यवस्था से लग रहा है जो वर्तमान में सेवारत लोग हैं उनकी क्वालिटी पर या उनकी जिसे कहना चाहिए काबिलियत पर एक तरह से सवाल लगाते हुए उन लोगों को बुलाया गया है जो लोग ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं और उनके अगर आप एक्सपीरियंस को दोह रहे हैं या उसका फ़ायदा उठा रहे हैं तो यकीनन एक अच्छी बात है, लेकिन एक तरफ ये भी तो आ रहा है कि जो लोग मौजूद हैं उनको शायद इतना भरोसा नहीं माना जा रहा है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। बहुत मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि हमारे बहुत सारे सेवारत इंजीनियर ऐसे हैं जिनको पद के अनुरूप कार्य ही नहीं आवंटित नहीं किया गया है, उनको उनसे सर्वेयर का कार्य लिया जा रहा है, इंजीनियर से सर्वेयर का कार्य लिया जा रहा है, इंजीनियर को एज अ ऑपरेटर यूज़ किया जा रहा है और आउटसोर्सिंग के जो भी इंजीनियर आ रहे हैं उनको आपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पे लगा रखा है। तो ऐसा नहीं है कि जो नया ब्लड आया है, कुछ नए अपॉइंटिंग हमारे जो है अभियंता आए हैं जिन अभी करीब 106 अभियंताओं की प्रदेश में तैनाती हुई है, उनको आप जब तक वर्क नहीं अलॉट करेंगे, जब उनसे कार्य नहीं लेंगे तो उनको कार्य का एक्सपीरियंस भी कैसे होगा, उनके काबिलियत का भी आप अंदाज नहीं लगा सकते जब तक आप उन्हें किसी तरह का कोई तकनीकी कार्य आवंटित नहीं करते हैं। तो सर, जो लोग सेलेक्ट होके आए हैं उनके लिए कंपटीशन का मौका होगा, अपने आप को साबित करने का एक चैलेंज होगा। जो लोग रिटायर होके दोबारा आ रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं पूरी व्यवस्था पिक एंड चूज वाली पॉलिसी पर चले कि जो लोग ज़्यादा चापलूसी करेंगे या ज़्यादा खुश रखेंगे अपने सीनियर्स को तो उनको मौका मिलेगा, तो कहीं ऐसा लगता है ये भी एक समन्वय बिगड़ सकता है? इस तरह की संभावना पूरी परिलक्षित हो रही है और इस तरह की भी स्थितियां आई हैं कि कुछ ऐसे चहेते लोगों को भी प्रोजेक्ट वर्क अलॉट किए जा रहे हैं और पिक एंड चूज वाली स्थिति काफ़ी हद तक दिखाई भी दे रही है। सर, वो बहुत लंबी एक सब्जेक्ट है, लेकिन आज मैं सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस करने की हद तक आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज बेरोज़गारी के दौर में नए जो कंपटीटर हैं या नए जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपनी नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, नियुक्तियां रद्द हो रही हैं, बहुत जगहों पर बहुत सवाल हो रहे हैं, लेकिन संविदा कर्मी हो या ये आउटसोर्सिंग हो, ये अपने आप में एक समस्या हो रही है। आप चूँकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं लेकिन अपने एम्प्लॉयज़ के आप संगठन के और संघ के पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी हैं, प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं उसके, तो आपको लगता है कि आपने इस मुद्दे को उठाने के पीछे आपकी क्या मंशा रही? आप क्रिटिसाइज़ करने के हद तक उठा रहे हैं या आपको लगता है कि कहीं वाकई में कोई अनियमितता या कहीं कोई हकों के साथ किसी के डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है? जी, ये जो सेवारत साथी हैं हमारे, उनके हकों का अवशोषण तो हो ही रहा है। साथ में एक ये भी नई परिपाटी शुरू हो रही है
कि आउटसोर्सिंग के तहत जो काम हम रेगुलर अपॉइंटमेंट लेके एक एम्प्लॉयमेंट लेके कर सकते हैं, उसको एक न्यूनतम व्यय करते हुए संविदा कर्मियों से कार्य ले रहे हैं, जो कि हमारे आगे चल के भविष्य में एक बेरोजगारी भी बढ़ाने में पूर्णतया सहयोग करेगा। यानी दादा ले पोता बरते, एक बार आप अपॉइंट हो जाएं और आप रिटायर भी हो जाएं तो आपको दोबारा मौका मिल सकता है। शर्त है कि आप थोड़े पसंदीदा हों और आप लोगों के चहेते हो। आपने एक सवाल उठाया है जो कि आपके कर्मचारियों से जुड़ा है, प्रदेश के विकास से जुड़ा है, गुणवत्ता से जुड़ा है, और तमाम चीज़ें अगर देखी जाए जनहित में आपके मुताबिक आप उठा रहे हैं। आपने कहाँ कहाँ आवाज़ उठाई? आपको क्या लगता है इसका जो प्रॉपर फोरम है या वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर ये बात उठनी चाहिए और जहाँ पर ये बात पहुँचे और इस पर कोई पॉजिटिव एक तरह से एक्शन हो, वो क्या आपने किया अब तक? सबसे पहले तो हमारे विभाग के जो मुखिया हैं, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, सबसे पहले मैंने उनको एक पत्र लिख के इस व्यवस्था के बारे में सूचित किया है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे प्रमुख सचिव जी इसका संज्ञान लेंगे। संज्ञान लेते हुए इस पे एक सही निर्णय लेते हुए कार्रवाई करेंगे, और यदि उनके द्वारा इस पर विचार नहीं किया जाता है या इसको ठंडे बस्ते में डाला जाता है तो आगे मैं मुख्यमंत्री स्तर पे, और इसके संबंध में मैंने अपने डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर HN मिश्रा जी को भी पत्र लिख के सूचित किया है और उनसे अनुरोध किया है कि कृपया आप अपने तरफ से भी प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन को एक पत्र भेजकर इस तरह की अनियमितता के बारे में सचेत करें। लेकिन अगर इस पे हमें फ्रूटफुल जवाब नहीं मिलता है, हमें प्रॉपर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो हम मुख्यमंत्री महोदय से भी समय लेके उनसे मिलेंगे और इस तरह की उनकी जो ई प्रणाली पे जो दोहरी मार की जा रही है उसके बारे में अवगत कराएंगे और कोशिश करेंगे कि सही माध्यम से, सही प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ पहुंच जाए जिससे इसका समाधान सही तरीके से किया जाए। यानी ये लगता है कि इंजीनियर के साथ साथ अब एक संगठनात्मक, जिसे कहना चाहिए पॉलिटिक्स तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसमें एक आंदोलन, जिसे कहना चाहिए आंदोलनकारी स्वरूप भी इसका बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है सर, क्योंकि ये एक हमारे साथियों के अधिकारों के हनन से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए अभी हमने प्रथम दृष्टि में जो कार्रवाई की है वो किया है और इसे आगे हम फिर और ऊंचे स्तर पे और बड़े स्तर पे भी ले जा सकते हैं। एक सवाल बिल्कुल लास्ट है ये, मैं अब आपसे वादा कर रहा हूँ कि इसके बाद मैं कोई सवाल नहीं करूँगा, लेकिन आपने कहा कि आपके साथियों का और आपके जो समकक्ष लोग हैं उनके अधिकारों का हनन है, लेकिन इसमें दूसरा एस्पेक्ट जो आप बता रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से और तमाम अकाउंटेबिलिटी की दृष्टि से, वो भी मुझे लगता है कि आपको देश को बताना होगा कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं या कहीं आपको लगता है कि डेवलपमेंट के अंदर जो नॉर्म्स हैं उनका भी कहीं इसमें हनन है कि नहीं? जो डेवलपमेंट में जो नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स का हनन होने की संभावना है, क्योंकि जो भी आउटसोर्सिंग के व्यक्ति हैं उनसे आप गुणवत्ता की 100% गारंटी लेने के लिए किस तरीके का उन पे जो है आप बैरियर लगाएंगे, वो बैरियर अभी तक कोई डिसाइड नहीं है। बहरहाल बेरोजगारी के दौर में ये एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जो शायद बहुत कम लोगों के फिलहाल समझ में आएगा, लेकिन अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये एक बड़ा सवाल है उस जमाने में जबकि हर साल कुछ नियुक्तियां, कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, पुलिस में हो या किसी और जगह हो। ये समस्याएं आप लगातार देखते रहे, लेकिन एक नए रूप की समस्या हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसको आपको समझना होगा, ये देखना होगा कि ज्ञान प्रकाश द्विवेदी जी राजनीति कर रहे हैं या लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान प्रकाश द्विवेदी जी, और आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को आप इजाज़त दें।